Hello students, welcome back. Let's move ahead. We are studying about your chapter 4, that is reproductive health. So we have seen different methods to prevent pregnancies, means birth control methods. Now I'll talk about a few sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases means diseases which can spread through sexual contacts. Okay, spread through sexual contacts or intercourse. Okay, so what can be the mode of transmission? एक तो सबसे सिंपल तरीका डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेकंड, सपोज करो किसी को कोई सेक्सुअल डिजीज़ है लेकिन वो दूसरे में ट्रांसमिट हो गया विदाउट एनी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। कैसे? सपोज करो किसी को एड्स है, दैट इज़ अ सेक्सुअल डिजीज़, सेक्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, बट किसी दूसरे को हुआ बट दैट पर्सन वाज नॉट इन्वॉल्व इन एनी सेक्सुअल एक्टिविटी। तो कैसे हो सकता है जिसको एड्स था उसको से कोई इंजेक्शन लिया गया, उसका ब्लड उसके में ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो इंजेक्शन के थ्रू हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से होता है, शेयरिंग कॉमन नीडल्स, इंजेक्शन वाला शेयरिंग कॉमन नीडल्स इंजेक्शंस, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। अननोइंगली हो गया, कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ लेकिन फिर भी हो गया, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इससे भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हैं। तो बेस्ड ऑन कॉजेटिव एजेंट्स विल सी टाइप्स ऑफ STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं, बैक्टीरिया से कौन कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं। ओके, तो लेट्स सी पहला डिजीज़ जो बैक्टीरिया से होता है। आई विल टॉक अबाउट फर्स्ट डिजीज़, दैट इज़ सिफिलिस। सिफिलिस इज़ अ डिजीज़, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सा? ट्रेपोनिमा पैलिडम, ये याद रखना है आपको सारा नाम, ट्रेपोनिमा पैलिडम से होता है ये, ठीक है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब सिम्टम कितने दिन में आता है, ये सब कुछ टर्म्स हैं। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स टाइम फ्रॉम इन्फेक्शन टू द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, ये जनरली 10 to 90 डेज तक हो सकता है, ठीक है। ट्रांसमिशन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर मदर टू चिल्ड्रन हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, या प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है, मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट इज़ ऑल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है। बहुत सारे स्टेज होते हैं इसके, ठीक है। जैसे फर्स्ट स्टेज में पेनलेस अल्सर होता है, पेनलेस अल्सर, घाव होगा लेकिन दर्द नहीं करेगा, ठीक है, ऑन द जेनाइटल्स मीन्स अराउंड रिप्रोडक्टिव एरियाज, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, अब ये जो यहाँ पे लेशंस होते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा घाव वगैरह हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड कैंक्री, ठीक है। सेकेंड स्टेज में होता है कैंक्री, जो होता है वो थोड़ा सा भर जाएगा, हील्ड हो जाएगा, लेकिन रैशेस बहुत आएंगे। कैंक्री इज हील्ड बट रैशेस अपीयर, ठीक है।
रैशेस आते हैं। थर्ड स्टेज में, टर्शियरी स्टेज में पैरालिसिस, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो पैरालिसिस होता है। ब्रेन डैमेज हुआ तभी पैरालिसिस ही होता है, राइट। तो इस तरह के ये चीज़ें चलती हैं। ब्लाइंडनेस होती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो दिस इज़ योर सिफिलिस। ट्रीटमेंट करते हैं जनरली, बैक्टीरियल डिजीज़ है तो पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन ये सब दिया जाता है। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन ये सब। दूसरा डिजीज़ होता है एक गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया। दिस इज कॉज्ड बाय निजेरिया गोनोरिया, कॉज्ड बाय निजेरिया गोनोरिया। अंडरलाइन करते हैं हमेशा साइंटिफिक नेम को, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड ये सब कम होता है, बहुत जल्दी डिजीज़ पता लगता है। 2 to 5 डेज़ में डिजीज़ पता लगने लगता है, ठीक है। कैसे ट्रांसमिशन होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, शेयरिंग ऑफ कॉमन टूल्स, ठीक है। मतलब क्लॉथ्स वगैरह और टॉयलेट्स वगैरह, एक ही टॉयलेट जो यूज़ करते हैं उनसे भी होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें पस डिस्चार्ज होता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें पस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि ये गोनोरिया हो गया है। पस डिस्चार्ज फ्रॉम जेनाइटल्स, ये इसका सिम्टम्स होता है। जैसे यहाँ पे अल्सर्स वगैरह हो रहे थे, ठीक है। ट्रीटमेंट किससे करते हैं? तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी जनरली एम्पीसिलिन, पेनिसिलिन ये सब यूज़ करते हैं। पेनिसिलिन, एम्पीसिलिन। बैक्टीरियल डिजीज़ है तो जनरली एंटीबायोटिक ही यूज़ करेंगे, ठीक है। एक और डिजीज़ देख लेते हैं, कैंक्रोइड डिजीज़, ठीक है। कैंक्रोइड डिजीज़, ये जो होता है दिस इज़ कॉज्ड बाय हेमोफिलस। इसका स्पीसीज कौन सा करता है? डिक्रेई करता है, डिक्रेई, ठीक है। हेमोफिलस डिक्रेई करता है। फिर इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है, ये भी बहुत कम दिन होता है, हार्डली 10 डेज होता है, ठीक है। इसके जो क्या बोलते हैं सिम्टम्स जो होते हैं, ठीक है, इसमें भी अल्सर ही अपीयर होता है। अल्सर्स अराउंड जेनाइटल्स, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स के अराउंड, ठीक है। लिम्फ नोड्स भी स्वेल कर ये, लेकिन ये पेनफुल होता है, शुरू से ही पेनफुल होता है। लिम्फ नोड्स स्वोलन होते हैं, लिम्फ नोड्स स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। और इनका जो ट्रांसमिशन होता है ये सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही होता है, स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। और इनका ट्रीटमेंट, इसका एरिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं, एरिथ्रोमाइसिन। सिप्रोफ्लैक्सिन्स भी यूज़ करते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स ही हैं सर, तो ये सब यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, STDs कॉज्ड बाय वायरसेस। आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा डिजीज़ आएगा वायरस के कारण सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़? बहुत कॉमन, बहुत ज़्यादा नाम सुना है आपने, एड्स।
इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, दो बार हो गया, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाम ही है एक्वायर्ड, जन्म से नहीं होता है, लाइफ टाइम हम इसे एक्वायर करते हैं, मिलता है हमें ये, ठीक है। कॉज्ड बाय HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनिटी की डिफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाएगी, ठीक है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है काफ़ी लंबा भी हो सकता है, मतलब 10 साल तक पता नहीं लगेगा इंक्यूबेशन पीरियड की ये बीमारी हुई है। इंक्यूबेशन पीरियड 6 months to 10 years, 10 साल तक पता नहीं लगता है, एकाएक पता लगेगा, ठीक है। इसका जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, निडल्स, इन सब से हो सकता है। ट्रीटमेंट जो होता है, इसके ट्रीटमेंट के ड्रग्स नाम याद रखना जो यूज़ किया जाता है, जीटोव्यूडीन एंड इसको एक और नाम दिया जाता है एजिडोथाइमिडिन और एजिडोथाइमिडिन, इसको AZT बोलते हैं, एजिडोथाइमिडिन से, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा ये ड्रग यूज होता है। दूसरा डिडेनोसिन भी यूज़ होता है। तो ये नाम जरूर याद रखना, AZT सबसे पॉपुलर है और ये एग्ज़ाम में मुझे लगता है हज़ारों बार पूछा गया होगा। ठीक है, इसके लिए एक डायग्नोसिस के लिए एक टेक्निक होता है वायरल, जैसे भी देख रहे होगे कोरोना चल रहा है, उसके डायग्नोसिस में भी एलाइज़ा यूज़ होता है, ELISA। थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसके बारे में, तो बाकी समय उतना ये सब चीज़ें हमने नहीं देखी। वायरस के लिए इंपॉर्टेंट है कि एलाइज़ा वगैरह के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके डायग्नोसिस के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। बाई एलाइज़ा, ELISA, एलाइज़ा एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। एलाइज़ा से कन्फर्म होता है, बताया जाता है कि वायरस शरीर में एंटर हो गया, ये रिएक्शन देगा। और ये जैसे ही आएगा कि हाँ वायरस आ गया है, उसको कन्फर्म किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग से। वेस्टर्न ब्लॉटिंग किया जाता है प्रोटीन को, तो जब वायरस आएगा तो वो भी अपना प्रोटीन बनाएगा। तो अब ये वायरस जब शरीर में आएगा तो उसका भी अपना एक कैरेक्टरिस्टिक प्रोटीन होगा जो उसी का होता है, तो उसको इसी से कन्फर्म किया जाता है। अगर वो प्रोटीन मिल गया दैट मीन्स उससे पता लगता है कि कितना इन्फेक्शन फैल चुका है। तो ये जो होता है रिकॉग्नाइजेस प्रेजेंस ऑफ HIV, वायरस है या नहीं, कन्फर्म्ड बाई वेस्टर्न ब्लॉटिंग। थोड़ी बहुत ब्लॉटिंग मैं बताऊंगा आपको बाद में। 3 तरह की ब्लॉटिंग होती है, साउदर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न। साउदर्न ब्लॉटिंग से DNA पहचानते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से RNA पहचानते हैं और वेस्टर्न ब्लॉटिंग से प्रोटीन पहचानते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइजेस प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय HIV, ये वायरस से जो प्रोटीन निकलता है। फुल फॉर्म क्या होता है एलाइज़ा का, ये भी इम्पोर्टेंट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है। एसे का मतलब होता है चेक करना, डायग्नोज करना। तो कुछ एंजाइम्स यूज किए जाते हैं जो इसके शरीर पे मौजूद कुछ प्रोटीन एंजाइम हो, उससे से रिएक्ट करेगा, बाकी किसी चीज़ से वो रिएक्ट नहीं करता है।
तो अगर रिएक्ट कर गया दैट मीन्स कि HIV मौजूद है। तो पहला हमने देखा एड्स के बारे में। दूसरा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होता है वायरस के थ्रू होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है। दूसरा हेपेटाइटिस बी कॉज्ड बाय HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस। कुछ कहानी इधर उधर नाम नहीं उसका, बस हेपेटाइटिस बी वायरस ही नाम है उसका, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है मतलब सिम्टम अपीयर होने का टाइम इन्फेक्शन के बाद ये होता है लगभग 40 to 70 डेज, ठीक है। ट्रांसमिशन जो होता है इसका, ठीक है, ब्लड सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, शेयरिंग ऑफ रेजर्स, मतलब ब्लड का कांटेक्ट अगर हो गया तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। फिर इसके जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहले फैटिग होता है, थकान होगा, जॉन्डिस होता है, ठीक है। उसके बाद फीवर रहेगा, रैश आएगा बॉडी पे, और लीवर कैंसर भी हो सकता है एक्सट्रीम केस में। तो ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। इसकी भी डायग्नोसिस जो होती है एलाइजा से भी करते हैं। वायरल डिजीज़ जनरली एलाइजा से पहचान में आ जाता है। और दूसरा होता है एक एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट, एंटीजन का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो वायरस के शरीर में मौजूद होते हैं और सबका स्पेसिफिक होगा, ठीक है। कौन सा एंटीजन टेस्ट, अरे यार देख क्यों नहीं रहा है, एंटीजन टेस्ट कौन सा करते हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, यही खोजा जाता है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। उसका सरफेस जो मिलता है उसी को पहचानने की कोशिश की जाती है कि है या नहीं बॉडी में। हेपेटाइटिस बी सरफेस, AG मतलब एंटीजन, इसी को खोजा जाता है। तो किसी के शरीर में ये एंटीजन मिल गया, प्रोटीन, एंटीजन्स आर प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वायरसेस। अभी भी कोरोना में वही चीज़ किया जा रहा है, उसके सरफेस जो प्रोटीन होता है उसी के अगेंस्ट में वैक्सीन दिया जा रहा है, ठीक है। और एक्सट्रीम केस में इसकी मतलब क्या बोलूँ इसे, वो मतलब क्यूरेबल नहीं होता है ये। हेपेटाइटिस बी अगर बहुत एक्सट्रीम तरीके से हो गया तो बहुत मुश्किल है लोगों को बचना, ठीक है। एक थोड़ा माइल्ड फॉर्म होता है हेपेटाइटिस C, तो माइल्ड फॉर्म है, ठीक है। इट्स माइल्ड मतलब हल्का, इससे थोड़ा हल्का होता है। इट्स माइल्ड फॉर्म इज़ हेपेटाइटिस C। वो हेपेटाइटिस C वायरस से होता है, वो HCV से। एक और वायरस से होने वाला इम्पॉर्टेंट बीमारी है जेनाइटल हर्प्स। जेनाइटल हर्प्स, ठीक है। ये जो होता है किससे होता है, कॉज्ड बाय हर्प्स, ठीक है, सिम्प्लेक्स वायरस, इससे होता है ये, हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है अराउंड 30 डेज़ होता है। 30 डेज़ में सिम्टम्स आ जाते हैं। ट्रांसमिशन जो होता है सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है, उसके थ्रू होगा। ये भी इनक्यूरेबल होता है, इसकी भी जल्दी ये नहीं मिलता है, मतलब ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है। इसके सिम्टम्स में क्या होता है, इसमें क्या होगा, पेनफुल अल्सर होगा इसमें, ठीक है, ओवर होल जेनाइटली, पूरे जेनाइटेलिया पे, ओवर होल जेनाइटेलिया मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, पूरे पे, ठीक है। और एक्सट्रीम, और इसका जो सिम्टम्स होता है फीमेल के केस में ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, ठीक है। फिर
उसके बाद इचिंग, फीवर, ठीक है, वजाइनल एंड यूरेथ्रल डिस्चार्ज, फ्लूइड का डिस्चार्ज होता रहता है अपने आप। उसके बाद स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स, और ये भी जल्दी मतलब क्यूरेबल नहीं है, ये भी इसी की तरह इलाज नहीं है इसका। एक होता है जेनाइटल वार्ड्स, दिस इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। caused by HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है ये भी अराउंड 30 डेज ही होता है, ठीक है। इसका भी जो ट्रांसमिशन होता है थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स ही होता है, थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें क्या होगा, बहुत ही नाम ही है जेनाइटल वार्ड्स। वार्ड्स मतलब क्या होता है, आउटग्रोथ, ठीक है। आउटग्रोथ्स डेवलप, हार्ड होते हैं एकदम, जेनाइटल्स के अराउंड एकदम हार्ड स्किन के जगह से इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। हार्ड आउटग्रोथ्स डेवलप अराउंड जेनाइटल्स, ठीक है। इसके लिए हमारे पास ये क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट मौजूद है, ये इनक्यूरेबल नहीं है। जनरली सर्जरी करके हटा दिया जाता है इसको, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो। एक दूसरा तरीका होता है, एक क्या बोलते हैं, प्लांट होता है, ठीक है, उसका रूट्स वगैरह, रूट्स ऑफ पोडोफाइलम, रूट्स ऑफ पोडोफाइलम पेलाटम, इसको यूज़ किया जाता है। उसका मतलब क्या बोलते हैं, पेस्ट बना के अप्लाई किया जाता है। तो दिस इज़ अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस। अब देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, वायरस और बैक्टीरिया के बीच के कनेक्टिंग लिंक होता है माइकोप्लाज्मा जैसे, ओके। तो इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक ही बीमारी करता है ये, ठीक है, क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडियासिस करता है ये, कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड मतलब सिम्टम अपीयर होने का टाइम इन्फेक्शन के बाद 6 to 7 डेज़ होता है, ठीक है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कैसे ट्रांसमिशन होता है। तो ये हमेशा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, हमेशा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही होगा ये, और कोई तरीका से नहीं है, ठीक है। दूसरा अब इसका सिम्टम्स क्या होता है, यूरेथ्रिटिस मतलब यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होगा, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, जलन होगा लोगों का, पस निकलता है, ठीक है, म्यूकस डिस्चार्ज होता है अपने आप, ठीक है। फीमेल के केस में क्या होगा,
सर्विक्टिस मतलब सर्विक्स जो है उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, उसमें ये होगा, इरिटेशन होगा। फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये कैसे पता लगेगा? ये फीमेल के स्टमक में पेन रहेगा हमेशा। इन्फ्लेमेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, तो मेल और फीमेल में सिम्टम्स इस तरीके से आते हैं। फिर ओकेजनल ब्लीडिंग भी होगी। ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स से ही यूज़ करते हैं क्योंकि मिलता जुलता होता है थोड़ा बहुत, इस पर ये असर हो जाता है एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइक्लिन सबसे ज़्यादा यूज होता है, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन भी यूज़ होता है। तो दिस इज़ क्लेमाइडियासिस। कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ फंगस से भी होते हैं, एसटीडीज कॉज्ड बाय फंगस, ठीक है। एक बीमारी है उसको बोलते हैं कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस, ठीक है। ये होता है कैंडिडा एल्बिकेंस से, कॉज्ड बाय कैंडिडा एल्बिकेंस, ये वायरस बोला, फंगस है ये, ठीक है। ये भी हमेशा सेक्सुअल कांटेक्ट से ही ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसका जो सिम्टम्स होता है ये जनरली कोलोन, अराउंड द कोलोन एनस रीजन, वजाइना इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है। ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर ये मतलब इसका इन्फ्लेमेशन होगा। फिर वाइट डिस्चार्ज, वाइट कलर के लिक्विड का डिस्चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद मेल के केस में पेनफुल यूरेथ्रा, पेनफुल यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में पेन होगा। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। इसके लिए भी है फंगस डिजीज़, लेकिन एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लेते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स हमें फंगस से ही मिलते हैं, ठीक है। क्लोट्रिमाजोल यूज़ किया जाता है और एक है माइकोनेज़ाल, माइकोनाजोल, ये यूज़ करते हैं, ठीक है। एक बीमारी में और बताना चाहूँगा आपको, इट वाज अबाउट कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ, एसटीडीज कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ, ठीक है। दिस इज़ ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस, ये एक बीमारी है। ट्राइकोमोनास वैजिनालिस किया जाता है। ये मोस्टली फीमेल को ही होता है। ये बाई ट्राइकोमोनास वैजिनालिस, जनरली फीमेल के वजाइनल रीजन को ये इन्फेक्ट करता है। होता मेल फीमेल दोनों में ही है। अगर फीमेल को है तो उससे मेल में भी ट्रांसफ़र हो ही जाएगा, ठीक है, अगर सेक्सुअली इन्वॉल्व हुए तो। इसका जो ट्रांसमिशन है वो भी थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स ही होता है, थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ही होता है। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, फाउल स्मेलिंग, गंदा स्मेल, फाउल स्मेलिंग, वजाइनल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन फील करते हैं, जलन, ठीक है। और ये मेल के केस में भी बर्निंग सेंसेशन एक कॉमन सिम्टम है इसका, ठीक है। और इसको ट्रीटमेंट के लिए जनरली मेट्रोनिडाजोल यूज़ किया जाता है, ट्रीटमेंट बाय मेट्रोनिडाजोल, थक गए यार बोलते बोलते।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के डेट में ये। इनफर्टिलिटी इज़ व्हाट? इनएबिलिटी, ठीक है, फेलियर या इनएबिलिटी टू कंसीव, मतलब टू गेट प्रेग्नेंट, टू गेट प्रेग्नेंट, ठीक है, फॉर 1 or more years, सालों तक प्रेगनेंसी ना हो पाए, उसे बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अब वो प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकता है, मेल के साथ भी, फीमेल के साथ भी, ठीक है। फर्टिलिटी दो टाइप की होती है, एक को बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी, और दूसरा होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो कभी भी कंसीव कर ही नहीं पाया, पर्सन कुड नेवर कंसीव, कभी नहीं कर पाया, ठीक है। सेकेंडरी का मतलब होता है पहली बार में तो प्रेगनेंसी हुआ बट देर इज़ नो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, मतलब दोबारा नहीं हो पाया, ठीक है। गेट्स प्रेग्नेंट फर्स्ट टाइम, गेट्स प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम बट फेल्स सब्सिक्वेंटली। ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होता है, ये मोस्टली फीमेल के केस में ही होता है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी सिर्फ फीमेल के केस में ही हो सकती है। प्राइमरी फर्टिलिटी, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि फीमेल में ही प्रॉब्लम है, मेल में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये मेल में भी होता है, फीमेल में, लेकिन ये सिर्फ फीमेल के केस में ही होता है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेकंड टाइम नहीं हो पा रहा है, लेकिन सेकंड टाइम भी प्रॉब्लम मेल के साथ आ सकता है। हो सकता है फर्स्ट टाइम तो दोनों नॉर्मल थे, लेकिन सेकंड टाइम मेल को कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो कुड बी पॉसिबल। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ज़्यादातर समय प्रॉब्लम पाया जाता है कि फीमेल के साथ ही होती है। क्यों होता है? जो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है उस समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं बहुत सारे, जैसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं अबॉर्शन करवाना पड़ जाता है, तो अबॉर्शन के बाद कभी कभी होता है कि दोबारा लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ा डिस्कस करते हैं इनफर्टिलिटी इन मेल्स, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला चीज़ हमने पढ़ा है कि टेस्टिस कहाँ पे होता है? बॉडी से थोड़ा सा बाहर होता है, स्क्रोटल सैक में। क्यों? क्योंकि उसको नॉर्मल बॉडी से थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। कभी कभी जन्म से ही जो टेस्टिस होता है कुछ कुछ लोगों में बॉडी से बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है, वो डिसेंड नहीं कर पाता है स्क्रोटल सैक में, वो एब्डोमेन के अंदर ही रह जाता है। उस कंडीशन को बोला जाता है क्रिप्टोकॉरिडिज्म। क्रिप्टोकॉरिडिज्म मतलब टेस्टिस could not descend into scrotal sac, मतलब बाहर नहीं आ पाया। तो क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा बॉडी का तो स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, सो रिमेंस इन एब्डोमेन। तो हाई टेम्परेचर डज नॉट अलाउ स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म बनता ही नहीं है। इसको बोलते हैं एजूस्पर्मिया। ए मतलब नो, जू मतलब जो स्पर्म मतलब जो मूवमेंट वाला स्पर्म, तो ये हुआ एजू मतलब स्पर्म बना ही नहीं, क्योंकि टेस्टिस शरीर से बाहर स्क्रोटल सैक में नहीं आ पाया, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? लैक ऑफ टेस्टोस्टेरोन। सब कुछ नॉर्मल है लेकिन सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ही बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो भी नहीं हो पाएगा। टेस्टोस्टेरोन हमने देखा है लेडिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, दो सेमिनिफरस ट्यूबुल के बीच में सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और सर्टोली सेल्स इसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि दिस इज़ द मेल सेक्स हार्मोन। जब यही नहीं रहेगा तो क्या होगा? तीसरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन।
इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब इरेक्टाइल मतलब स्ट्रेट खड़ा, तो इसमें क्या होता है, मेल इज़ नॉट एबल टू गेट अ इरेक्टेड पेनिस एंड नॉट एबल टू पेनिट्रेट इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल. Male doesn't get proper erection of penis and can't penetrate vagina during intercourse. This is erectile dysfunction. Alcoholism, बहुत ज़्यादा शराब वगैरह जो लोग पीते हैं उनमें भी ये सब प्रॉब्लम आ जाती है. थायराइड का डिसफंक्शन, थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे शरीर में, बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है. नॉर्मल बॉडी मेटाबॉलिज्म हमने बोला ही था, ये कंट्रोल करता है. ठीक है. LH FSH डेफिशिएंसी, इसकी भी कमी हो जाए. ठीक है. कंडीशन हो सकता है कि स्पर्म तो प्रोड्यूस हुआ लेकिन इमोटाइल है, मूवमेंट नहीं होता है. इमोटाइल स्पर्म, स्पर्म में मूवमेंट नहीं हो पाता है. ठीक है. तो ये सब कुछ रीजन्स हो सकते हैं इनफर्टिलिटी इन मेल्स. और सोच सकते हो, थोड़ा डिस्कस करते हैं इनफर्टिलिटी इन फीमेल. क्या रीज़न हो सकता है. एन ओव्यूलेशन मतलब नो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, मतलब ओवम से ओवरी से ओवम का डिस्चार्ज ही नहीं हो पाता है फैलोपियन ट्यूब में. कॉमन प्रॉब्लम है ये. ठीक है. दूसरा, फिम्बरी याद होगा, ओवरी और फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट होता है वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम फिम्बरी बोलते थे. फिम्बरी डज नॉट पिक ओवम. फिम्बरी जो है सही से काम नहीं कर रहा है, वो ओवरी से ओवम को फैलोपियन ट्यूब में पुल नहीं कर पाता है क्योंकि वो सही से काम नहीं कर पा रहा है. ठीक है. दूसरा, कभी एबॉर्शन हुआ हो, मिसकैरेज हुआ हो, उसके कारण, ये भी एक रीज़न हो सकता है. ठीक है. दूसरा होता है डिस्पैरियोनिया. डिस्पैरियोनिया, ठीक है. ये होता है पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स. पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स. फीमेल एक्सपीरियंसेस टू मच ऑफ पेन. फीमेल एक्सपीरियंसेस टू मच पेन. कभी कभी जो कुछ फीमेल होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पेन फील होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्टिविटी, तो उस समय उनकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिस कारण प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं. हार्मोनल चेंजेस डू नॉट अलाउ प्रेगनेंसी. ठीक है. तीसरा, इनइफेक्टिव स्पर्म पेनिट्रेशन. हमने क्या बताया था कि स्पर्म जो होता है वो एंजाइम सिक्रीट करता है एक्रोजोम से, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह, और वही कॉन्टैक्ट वॉल ब्रेक करता है किसका, ओवम का, तो फ्यूज़न होता है. यहाँ पर इनइफेक्टिव स्पर्म मतलब स्पर्म जो है किसके साथ, ओवम के साथ मिक्स नहीं हो पा रहा है. इज़ नॉट एबल टू पेनिट्रेट ओवम. हो सकता है एंजाइम सिक्रीट ना होते हो ढंग से. ठीक है. या हो सकता है एक और कंडीशन कि सब कुछ नॉर्मल है बट जब फीमेल बॉडी में स्पर्म ट्रांसफ़र हुआ तो हमने पढ़ा था जो फीमेल बॉडी होती है वेजाइनल कंडीशन दैट इज़ एसिडिक, और ये स्पर्म जो होता है सीमेन दैट इज़ एल्कलाइन. क्यों, एसिडिक कंडीशन स्पर्म के लिए अच्छा नहीं होता. तो वेजाइना का टू मच ऑफ एसिडिटी कैन किल द स्पर्म. टू मच acidic environment in vagina kills sperms.
तो इस तरीके के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। अब बात आती है कि सपोज करो इनफर्टिलिटी ऐसी है कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, नेचुरली अब पॉसिबल नहीं है, तो क्या क्या तरीके हैं जिससे कि आर्टिफिशियली प्रेगनेंसी इंड्यूस किया जा सकता है। अब उसके बारे में ही 4-5 चीज़ें पढ़नी है जो आप पढ़ते होगे, टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो 3-4 मेथड हम पढ़ेंगे। एंड ऑल दीज टेक्नोलॉजीज विच हेल्प इनफर्टाइल कपल टू get pregnant to have a baby is called assisted reproductive technology। assisted reproductive technology, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। Let me close this video. In the last video we will talk about that one. Okay.